हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के फोर्थ लेसन विद्युत धारिता जिसका नाम है, इसकी शुरुआत हम करने चाह रहे हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस अध्याय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, फिर हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। इन महत्वपूर्ण बातों का बहुत बड़ा योगदान है इस अध्याय को समझने में। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के नाम को ही लेकर चलें कि विद्युत धारिता का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, कुछ तो हमें इसके नाम से समझ में आ रहा होगा। विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात आवेश, क्योंकि आवेशों के कारण ही विद्युत का प्रभाव होता है। कभी भी अगर किसी स्थान पर आवेश ही नहीं है तो हम वहां विद्युत की कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो विद्युत से हमारा तात्पर्य हमेशा आवेशों से होता है, और आवेश जब प्रवाह होते हैं तो उसे हम प्रवाह जब का मतलब अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम विद्युत कहते हैं। तो देखिए बच्चों, विद्युत का मतलब तो हो गया आवेशों से। और धारिता का मतलब क्या होता है? धारिता का मतलब होता है धारण करने से, अर्थात या ग्रहण करने से। जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ऐसे ही ये जो होता है आवेशों को अगर कोई ग्रहण करता है तो उसे आवेशों की धारिता कहते हैं। तो विद्युत धारिता का क्या मतलब हुआ कि आवेशों को धारण करना या आवेशों को ग्रहण करना। अगर कोई वस्तु है, अगर वो आवेशों को धारण करती है तो हम कहेंगे कि उसने आवेशों को धारण कर लिया, अर्थात उसकी कुछ ना कुछ धारिता है। अब धारिता का क्या मतलब होता है? तो धारिता एक तरह से धारण करना तो है, लेकिन धारण या ग्रहण करने की क्षमता है। ये क्या है? आवेशों के धारण करने की या ग्रहण करने की क्षमता है। जैसे हम किस चीज को ग्रहण करते हैं? तो हम भाई मनुष्य है अगर कोई, तो मनुष्य तो किस चीज को ग्रहण करेगा? तो मनुष्य तो ग्रहण करेगा, खाने को ग्रहण करेगा। हम खाना ही खाते हैं तो खाने को ही हम हमारे अंदर ग्रहण करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। अगर हम किसी चीज को सीखते हैं तो उस ज्ञान को हम हमारे मस्तिष्क के अंदर ग्रहण करते हैं या धारण करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क की तो जो क्षमता है वो असीमित है। बहुत सारी क्षमता है हमारे मस्तिष्क के अंदर मौजूद है। हम बहुत सारे ज्ञान को धारण कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये लिमिट कभी कंप्लीट नहीं होती। लेकिन हमने मोबाइल वगैरह डिवाइस में देखा होगा, इसकी कुछ ना कुछ धारण करने की क्षमता आती है। जैसे मोबाइल में अगर 8 GB अगर स्टोरेज है तो हम जानते हैं कि 8 GB तक ही हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये इसकी क्षमता हो गई कि इसके अंदर किसी भी डेटा को जब हम रखेंगे तो 8 GB से ज्यादा डेटा हम इसमें नहीं रख पाएंगे। लेकिन हर मोबाइल की क्षमता भी अलग अलग होती है। कोई 8 GB तक सपोर्ट करता है, कोई 128 GB तक भी सपोर्ट कर सकता है, कोई इससे भी बड़ा टेराबाइट में भी सपोर्ट कर सकता है। तो अलग अलग मोबाइल की अलग अलग क्षमताएं होती है। इसी प्रकार अलग अलग मनुष्य की खाना खाने की क्षमता भी अलग अलग होती है। कोई कम खाना खाने से ही उसका पेट भर जाता है, कोई बहुत ज्यादा खाना खा सकता है। अलग अलग क्षमताएं हैं, तो वो ग्रहण करने की हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है। ऐसे ही हर डिवाइस की भी अलग अलग क्षमता होती है। ऐसे ही हर वस्तुओं के आवेशों को धारण करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। जैसे मान लो कि ये कोई वृत्ताकार वस्तु है, इसको अगर मैं चार्ज दूंगा, आवेश दूंगा, तो मैं जानता हूं आवेशों का वितरण इसके ऊपर एक समान रूप से हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको आवेश और दे दूं आवेश, तो और आवेश इस पर समाहित हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको और आवेश दे दूं, हम जानते हैं कि आवेश जैसे जैसे इस पर बढ़ते जाएंगे, तो जैसे मैं इसको प्लस आवेश देने के लिए जैसे लेकर के आऊंगा, तो ये जो पहले से यहाँ पर प्लस आवेश मौजूद है, वो प्लस आवेश इस पहले वाले जो मैं आवेश लेकर के आ रहा हूं उस आवेश का विरोध करेंगे, उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो उसके विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ेगा, जो इसमें विभव के रूप में एकत्रित होगा, जो या इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित होगा, या किए गए कार्य के रूप में परिभाषित होगा। तो उसके विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ता है। इसलिए इस वस्तु की कोई ना कोई सीमा ऐसी जरूर होती है कि जब इसमें इतने अगर आवेश आ जाएंगे तो उसके बाद में इसको और अधिक आवेशित नहीं कर सकता। अर्थात ये एक लिमिट हो गई, ये पूरी तरह से चार्ज हो गया, इसके बाद हम इसको और अधिक आवेशित नहीं कर सकते। तो ये पूरा अगर चार्ज हो गया है तो इसको मैं और अधिक आवेश नहीं दे सकता। तो जितना अधिकतम आवेश ये ग्रहण कर सकता है, जितना अधिकतम आवेश ये धारण कर सकता है, जितना आवेश धारण करने की इसकी जो क्षमता है, उसे ही हम कहते हैं विद्युत धारिता। अर्थात विद्युत को या आवेशों को धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। विद्युत धारिता से हमारा क्या तात्पर्य है कि आवेशों को धारण करने की क्षमता। अब देखिए बच्चों, हमने देखा होगा कि पहले जो हमारे मोबाइल में बैटरी आया करती थी, वो बैटरी का साइज जो होता था वो काफी बड़ा हुआ करता था, काफी मोटी बैटरी वो आती थी। और इतनी मोटी बैटरी आने के बावजूद भी उसकी जो क्षमता है, वो क्षमता कैपेसिटी जो है आवेश को धारण करने की, वो कम थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है, हम जैसे जैसे तकनीकी युग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं उन बैटरियों की जो साइज है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है और उसकी जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है।
अर्थात वो बैटरी जितने टाइम तक चला करती थी उससे भी अधिक टाइम तक चल रही है हमारी बैटरी, तो जो उसकी क्षमता है वो और अधिक बढ़ती जा रही है। तो ये किस लिए हो रहा है, हम उसी बैटरी को जो उसी साइज की है बल्कि उससे भी पतले साइज की तो भी उसमें आवेशों को धारण करने की जो क्षमता है उस क्षमता को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो उस क्षमता को हम कैसे बढ़ा रहे हैं वो हम इसी अध्याय में भी देखेंगे कि हम किस तरह से किसी एक लिमिटेड जो बैटरी है उसमें भी आवेशों को धारण करने की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। अर्थात देखो जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो 4 रोटी खा सकता है तो उसमें धारण करने की जो क्षमता है वो 4 रोटी की है, वो 4 रोटी खा सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं खा सकता। तो हम अगर उसको अगर कोई ऐसी दवाई दे दें या ऐसी कोई टॉनिक दे दें जिससे वो 4 रोटी के बजाय 5 रोटी खाने लग जाता तो उसकी भूख बढ़ जाए, तो हम कहेंगे उसके धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ गई, अब वो 4 के बजाय 5 रोटी खा पा रहा है। उसी प्रकार से हम बैटरी में भी कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी लगाते हैं कि उससे उसके धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब वो टेक्नोलॉजी क्या है, वो क्या चीज है, वो इसको मैं अध्याय के अंदर ही तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। हम देखेंगे कि वो क्या चीज है जिसके कारण हम उसको एक लिमिटेड साइज होने के बाद भी उसमें जो धारण करने की क्षमता है उसको बढ़ा पाते हैं। तो उसको हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। अब इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ बिंदु और है उनको भी हम जान लेके करके और फिर हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। पहला है चालक। चालक क्या होता है, तो देखो पदार्थ जो होते हैं उनको विद्युत प्रवाह के आधार पर, पदार्थों को जो बांटा जाता है वो कई प्रकार से बांटा जा सकता है, जैसे उनके गलनांक क्वथनांक के आधार पर, वो ठोस द्रव गैस है या पदार्थ की जो अवस्था हम कहते हैं उस अवस्था के आधार पर, या विद्युत चालन के आधार पर भी हम बांट सकते हैं। तो हम अगर पदार्थों को चालन के आधार पर अर्थात उसमें जो आवेश है उनका प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है इस आधार पर बांटे तो मुख्यतः हम पदार्थ को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है चालक और दूसरा होता है विद्युत रोधी या अचालक। अचालक का मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। जैसा कि नाम से हमें लग रहा है चालक कौन से पदार्थ होंगे, चालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत को प्रवाह करने पर उनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं या चालन कर जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम चालक पदार्थ कहते हैं। अब दूसरा विद्युत रोधी या अचालक कौन सा पदार्थ होगा, तो ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी नहीं जा सकते, ऐसे पदार्थों को हम विद्युत रोधी, विद्युत का रोधन करने वाले, अवरोध करने वाले अर्थात उसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता, या अचालक जो चालक नहीं है, ऐसे पदार्थ हम कहते हैं, अर्थात इनमें विद्युत का चालन संभव नहीं है। अब तीसरा मुक्त या बद्ध आवेश क्या होते हैं। मुक्त का मतलब हम समझ रहे हैं फ्री, फ्री का मतलब कहीं भी जा सकता है, वो फ्री है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। बंद का मतलब बंधा हुआ, बाउंड है, अर्थात ये कहीं भी नहीं जा सकता, ये किसी चीज से बंधा हुआ है। अब ये कौन से आवेश है, एक है मुक्त आवेश और दूसरा है बद्ध आवेश। ये क्या होता है, तो देखो कोई भी पदार्थ जब होता है तो पदार्थ की रचना हम जानते हैं परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है, और परमाणु में क्या होता है, एक तो नाभिक होता है और उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और वो भी अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ऐसा बोर ने हमको बताया है कि इलेक्ट्रॉन हर संभव कक्षा में चक्कर नहीं लगाते बल्कि कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिनका नाम हमने KLMN से देखा था। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा कहते हैं इसको, इसमें चक्कर लगा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही जितनी भी कक्षाएं होंगी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। वो अलग अलग पदार्थ पर निर्भर करता है कि किस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो किस कक्षा तक वो चक्कर लगाएंगे। जैसे कि कोई पदार्थ है, माना कि इनकी 3 कक्षाओं तक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो जो पहली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इस नाभिक के द्वारा आकर्षण बल से बंधा हुआ है, क्योंकि नाभिक में प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो प्लस और माइनस ये इससे बंधा हुआ है, माइनस चार्ज को आकर्षित किया हुआ है, अर्थात ये इससे बंधा हुआ है। और देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी नाभिक ने क्या कर रखा है, अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। नाभिक प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस है। पर देखिए इन दोनों चीजों में अंतर क्या है, एक ने तो नाभिक ने जिस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है इस पहली कक्षा वाले को, ये इलेक्ट्रॉन इसके बहुत पास है। एक तो कोई विद्यार्थी मेरे इतनी पास खड़ा रहे और एक विद्यार्थी मेरे से बहुत दूर खड़ा रहे, तो कौन से वाले विद्यार्थी को मैं ऐसे पकड़ सकता हूँ कि वो चाहे तो भी मुझसे दूर ना जा पाए। तो हम देख रहे हैं कि नाभिक ने से पास वाले इलेक्ट्रॉन को तो बहुत टाइट से पकड़ा हुआ है, ये कहीं नहीं जा सकता, और जो दूर वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर हमारी जो बल लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है, वो वहां से फ्री होके कभी भी निकल सकता है बाहर। ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी कभी भी इस नाभिक से हट करके यहाँ से बाहर निकल के जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि ये नाभिक से सबसे दूर है, तो नाभिक इस पर जो बल लगा रहा है उस बल का मान बहुत बहुत कम है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्री हो सकता है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमारे कहलाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ऐसा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से सबसे पास में होता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं
बद्ध इलेक्ट्रॉन या बंद इलेक्ट्रॉन। बंद इलेक्ट्रॉन इसको क्यों कहा? क्योंकि ये नाभिक से हमेशा बंधा हुआ रहेगा, ये नाभिक को छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। तो हम मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हम देखते हैं परावैद्युत पदार्थ क्या है। तो देखिए बच्चों, हमने एक ऐसे पदार्थ देखे जो विद्युत का चालन कर सकते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। पदार्थ ऐसे भी देखे जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, अर्थात उसे हम विद्युत रोधी या अचालक पदार्थ कहते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के पदार्थ भी होते हैं जो विद्युत धारा का चालन तो नहीं करते, लेकिन अगर मैं इस पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रख दूं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र था पहले से ही, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर जैसे ही मैंने इस पदार्थ को रख दिया तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव इस पर जरूर दिखाई देगा। हालांकि ये विद्युत का चालन नहीं करेगा, ना इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थिर भी नहीं रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो यहीं रहेंगे, बल्कि इस पदार्थ की जो संरचना है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र के कारण कुछ ना कुछ प्रभाव इस पदार्थ पर उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब वो प्रभाव क्या होता है? तो देखो, विद्युत क्षेत्र था, यहाँ से बल रेखा निकल रही है तो ये प्लस आवेश होगा, यहाँ बल रेखा जा रही है तो यहाँ माइनस आवेश होगा, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर बल रेखा जाती है। तो ये जो पदार्थ है, इसमें हम जानते हैं पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, परमाणु में नाभिक भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होंगे, अर्थात धनावेश भी और ऋणावेश भी है। तो इस पदार्थ के जो धनावेश है वो इस प्लस से प्रतिकर्षित होकर उस साइड चले जाएंगे, अर्थात इस पदार्थ में जो धनावेश है वो किस साइड चले जाएंगे? दूसरी साइड चले जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे। और जो इसके पदार्थ के ऋणावेश थे वो इस ऋणावेश से प्रतिकर्षित होकर के इस साइड आ जाएंगे। अर्थात ये देखो, इस पदार्थ में जो पहले यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों एक ही जगह पर थे, क्योंकि प्लस भी केंद्र पर था और माइनस जो चक्कर लगा रहा था चारों ओर उसको भी केंद्र पर मान सकते हैं हम। तो हम प्लस और माइनस दोनों एक ही पॉइंट पर थे, लेकिन जैसे हमने इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया, प्लस इस तरफ हो गया और उस तरफ चला गया, क्योंकि प्लस प्लस से प्रतिकर्षित होकर के ये दूर चला जाएगा, और माइनस जो है इस माइनस से प्रतिकर्षित होकर इस तरफ आ गया। तो सारे माइनस इस एक गोले के अंदर, देखो इस एक परमाणु के अंदर, ये प्लस वाला तो इस तरफ चला गया और माइनस वाला इस तरफ आ गया। तो हम देख रहे हैं प्लस और माइनस दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र लगाते ही इस पर एक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इस पदार्थ को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं।